विजय सिंह बिंदु से ब्रह्मांड रचते हैं। वह कहते हैं कि बिंदु से रेखा और रेखा से ब्रह्मांड रचा जा सकता है, यानी ब्रह्मांड का चर अचर सब कुछ। विजय सिंह 1954 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। 1976 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और 1978 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की उपाधि प्राप्त की। कहते हैं ज्योतिष भट्टाचार्य जी की यह असीम कृपा रही कि उन्होंने एक रेखांकनकार के रूप में बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त की। ज्योतिष भट्टाचार्य जी विद्यार्थी विजय सिंह जी से रोज़ स्टिल लाइफ करवाते थे और कैसे स्टिल लाइफ के डिटेल्स को सरलीकृत करते हुए एक सुंदर कंपोजिशन बनाया जा सकता है, अर्थपूर्ण रूप दिया जा सकता है, कैसे कला प्रेमियों और कलाविदों को उस सरलीकृत संयोजन की तरफ खींचा जा सकता है, यह विजय सिंह जी ने बहुत जल्दी साध लिया। शीघ्र ही उन्हें महाकौशल कला परिषद रायपुर, आंध्रा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स विजयवाड़ा, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली, हैदराबाद आर्ट एकेडमी हैदराबाद, इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर, साहित्य कला परिषद नई दिल्ली, वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी, कैमलिन आर्ट फाउंडेशन मुंबई आदि संस्थाओं से राज्य और अखिल भारतीय स्तर के सम्मान और पुरस्कार विजय सिंह जी को उनके युवा काल में ही मिलने लगे थे और यह यात्रा अनवरत चलती गई। विजय सिंह जी की शुरुआत तो एक रेखांकनकार के रूप में हुई, पर रेखांकन को साधते हुए काले सफ़ेद की दुनिया से वह शीघ्र ही चित्रों की रंगीन दुनिया में आ गए। हालांकि उनके गुरुजी ज्योतिष भट्टाचार्य जी थोड़े विचलित भी हुए और उन्होंने विजय सिंह जी के इन चित्रों का साक्षात्कार स्वयं करना चाहा और किया भी, पर वे शीघ्र ही संतुष्ट हुए और उन्होंने अनंत उड़ान के लिए अपने शिष्य को अनुमति दे दी और आश्वस्त हुए कि वह काले सफ़ेद का अभ्यास ही था जो रंगों की दुनिया में बेझिझक खेलने के लिए तुमको तैयार कर दिया है। विजय सिंह ने जब रेखांकन शुरू किया तो चारों पहर उसमें देखे जा सकते हैं। रात के कितने बजे का दृश्य होगा यह उनके रेखांकन में स्पष्ट दिखता है। रेखाओं का घनत्व, कालिमा का कम और ज़्यादा होना स्पष्ट बताता है कि क्या समय होगा। इसी तरह जहाँ विजय सिंह जी ने अपने चित्रों में समय को पकड़ा, वहीं बनारस की उस संस्कृति को पकड़ा जहाँ एक तरफ शहनाई बज रही है तो दूसरी तरफ मरघट पर चिता जल रही है। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु कैसे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कैसे नौका विहार कर रहे हैं, कैसे अपने पितरों को मुक्त करने की प्रक्रिया में लगे हैं, कर्मकांड में लगे हैं। किस तरह शिव की नगरी बनारस में पहुँचने को अपनी जीवन की उपलब्धि मानते हुए आश्वस्ति भाव से घर की वापसी कर रहे हैं। सूरज सुबह निकलकर
माँ गंगा के जल का स्पर्श करते हुए कैसे मंदिर के कंगूरों को स्पर्श कर रहा है, दूर दूर तक फैली रेत में कैसे रंग बिखेर रहा है, यह विजय सिंह जी के काले सफ़ेद चित्रों में भी देखा जा सकता है और एक्रिलिक में बने विविध वर्णी चित्रों में भी। विजय सिंह जी की यात्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपने को एक रेखांकनकार के रूप में तो स्थापित किया ही, एक अच्छे चित्रकार के रूप में भी स्थापित किया। और एक समय आया जब उन्होंने कैमरा पकड़ लिया और कैमरे से उन्होंने वह कर दिखाया जो इन दोनों माध्यमों में छूट गया था। यानी विजय सिंह जी बनारस को जितना जीना चाहते थे उसमें शेष को कैमरे के माध्यम से ढूंढा। आज भी विजय सिंह जी को तभी शांति मिलती है जब वह बनारस के किसी भी घाट पर शाम को अपने मित्रों के साथ बैठकर हंसी ठट्ठा करते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, कुछ बनारस के हाल चाल लेते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी और लस्सी पीते हैं और धीरे धीरे अपनी छड़ी पकड़े घर की ओर चल देते हैं। पर पुराने समय को भूलते नहीं। पुराने शिष्यों को, पुराने मित्रों को और बनारस में बिताए गए बचपन से इस समय तक की अवधि को बाखूबी याद करते हैं। आज ऐसे ही बनारस घाट से मैं उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस लक्ष्मण दास अतिथि गृह में सादर आमंत्रित कर आप सबके समक्ष यह वार्ता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए विजय सिंह जी को।
गुरुजी नमस्कार। खुश रहिए। मैंने आपके सानिध्य में जी जी एक लंबे समय तक विद्यार्जन किया और समय समय पर आप अपना मार्गदर्शन देते रहे और आज तक देते रहते हैं। जी जी तो उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य में मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि 20वीं शताब्दी में बहुत सारे स्तंभ कलाकार जी जी यहाँ से निकले जी और कुछ तो देश दुनिया में नाम किए, जी जी उनको रिकॉग्निशन मिली जी और कुछ काम करते चले गए, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। जी ये अलग बात है, पर वो काम करते रहे, काम सतत करते रहे। उनके काम में सातत्य रहा और उन्होंने नए नए कला प्रवृत्तियों पर अपनी पकड़ बनाई, अपने प्रयोग किए और सतत रचनारत रहे। तो ऐसे तमाम कलाकारों को मैंने साक्षात्कार के माध्यम से नई पीढ़ी के सामने लाना चाहा कि वो भी अपने अतीत को जाने, अपने गौरवशाली कला परिदृश्य को समझें। इस कड़ी में मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में भी हमारी नई पीढ़ी वह जाने जो आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आप कला क्षेत्र में कैसे आए, आपका बचपन कैसे बीता? जब मेरा हाई स्कूल का इम्तहान हुआ, मेरा कुछ आत्मचिंतन बढ़ने लगा कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो मैं चाचा से बोला कि चाचा आप जा रहे हैं बनारस, फाइन आर्ट्स का कब एडमिशन होता है, उसका फॉर्म मिलेगा तो आप ले लीजिएगा। जब हुआ इम्तहान मैंने दिया तो आपका प्रवेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स में हो गया। 1971 में हो गया। अच्छा, आप हरौरा के ही हैं? अहरौरा और चुनार के बीच में 18 किलोमीटर है डिस्टेंस। एकली एक गांव है, दो पहाड़ एक जगह में मीट करते हैं ऊंचाई पर। उसी पहाड़ से ऐसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इंटीरियर में मेरा गांव है एकली। मेरा एडमिशन तो हो गया। तो चाचा ने कहा कि यहाँ, तो हमने कहा चाचा अगर यहाँ लालटेन ना भी हो, उस समय गांव में तो बिजली वगैरह नहीं है, तो यहाँ भी रह के पढ़ सकते हैं, यहाँ तो देख रहे हैं रोशनी है। ये हमको बड़ा अचीवमेंट लगा। हम अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो हमको यहाँ भी मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा प्रवेश। मैंने यहाँ ये भी दिख रहा है कि बिजली की क्या स्थिति रही होगी तब जब आप बिजली नहीं जानते थे। बिजली गांव में नहीं थी, बिजली गांव में और वहाँ रोशनी है। तो हम सोचते थे कि यहाँ पर ही हम रात भर ड्राइंग पढ़ पेंटिंग सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी जगह है। और ईश्वर की कृपा, विश्वनाथ जी की दया की एडमिशन भी हो गया। आप डालमिया हॉस्टल में रहे हैं? डालमिया में गए, भरपूर आनंद अपने हॉस्टल का लिया। तो आप अप्लाइड आर्ट में कैसे चले गए? अप्लाइड आर्ट में इसलिए हम चले गए कि चाचा भी अप्लाइड आर्ट की डिग्री की। अच्छा, इसलिए चले गए। नहीं, अभी आपके कामों में लगता है कि आप पेंटिंग में जा सकते थे, पेंटिंग का भी रुचि रखते हैं। अब आप सुनिए, तो मैं स्केच करके आ ही रहा था। मेरी गणिका से संडे का दिन था, विमेंस कॉलेज के बाद खत्म होता है और ग्राउंड फ्लोर पर जो क्वार्टर बने हैं उसी में गुरुजी रहते थे। तो लान में कुछ सफ़ेद घास वगैरह निकाल रहे थे ब्लेड से, हम स्केच करते हुए जा रहे थे। जब हमें देखे कि स्केच हाथ में लिया है, बोले स्केच किया है? बोले जी। बोले आओ मैं हाथ धो लेता हूँ तो तुम्हारा स्केच देखता हूँ। देखने के बाद उसमें 5-7 स्केचेज छांट दिए। वो स्केचेज अभी भी मैं अलग करके रखा हूँ। गुरुजी बोले ये स्केच तुम हमारे हेड चैम्बर में
वहीं रख देना, जब हमें फुर्सत होगा तो इसको हम देखें। ज्योतिष भट्टाचार्य जी। उसी स्केच का जो अभी आगे जी की किताब पर राजकमल प्रकाशन ने छापा है, हाँ। शिखर एक वार्ता, वो 1974 का स्केच है। धीरे 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 मेरी रुचि गहरी होती गई। अब रात को हम 10 बजे तक 11 बजे तक वहाँ अध्ययन हम करते थे, बनाते थे उनके तलवार के नीचे। उस समय एक रमेश नाथ शर्मा थे बीचू में, वो गुरुजी को बोले मेरे लड़के को सिखाई, बहुत विद्वान आदमी थे। अब कहीं से स्केच करके हम आए, बोले सुनो हाथ मुँह धो लो, बोले वो देखो ना वो स्टिल लाइफ कर रहा है, उसको तुम स्केच करो क्रोकिल नीब से, जो लेके आए हो इंक हम बाद में देखेंगे, स्केच पहले करो। तो आप देखेंगे वही काशीनाथ जी की किताब पर राजकमल प्रकाशन ने छापा है, याद हो कि न याद हो। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड आप ज्योतिष भट्टाचार्य जी से वहाँ से हुई। उसके अलावा कौन गुरु जी? उसके बाद गज्जर साहब रहते थे अप्लाइड आर्ट में और 80 पर रहते थे। जब मैं गंगा जी स्केच करने गुरु जी छुट्टियों में भेजते थे स्केच करने जाओ, तो 80 घाट से स्केच करके हम उधर से जा रहे थे, देखे उनका दरवाज़ा खुला है ऐसे है और वो ड्राइंग कर रहे हैं पेन एंड इंक। तो मैं साहस करके सीढ़ी से ऊपर चढ़ा 2.5 फीट। जब वो ऐसे दाएं बाएं देखे हमको कि कोई पीछे खड़ा है, हम लोग ऐसे हाथ जोड़े उनको प्रणाम किए, सर प्रणाम। बोला हाँ। बोले सर देखना चाहते हैं तो क्या आ जाओ अंदर। आ गए कमरे में, दरवाज़ा खुला है, देखे तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हंसे, क्या करना पड़ता है ना, देखो ना छुट्टी हम बैठे हैं ना, करने से अच्छा होता है, नहीं करने से अच्छा नहीं होता है। अब मैं जब स्केच लेके गुरु जी के घर में आया, भट्टाचार्य साहब, हाँ, तो हमने कहा आज गज्जर साहब के घर में पेन एंड इंक का काम जो देखा मैंने काम करते हुए, मुझे ऐसा लगा कि सर इस जीवन में ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं पता है? कह रहे वो तो कुछ भी नहीं है, हम तुमको उससे अच्छा करके दिखा देंगे। अब शुरू हो गया उनके दिमाग में आया कि ब्लैक ही एसेंस है, ब्लैक ही सब कुछ है आर्ट का, मोनोक्रोम ही सब कुछ है। तो पहले इसको पेंसिल्स में स्केच करता था, बंद हो गया मेरा पेंसिल का स्केचेस, क्या इंक ले लो और डायरेक्ट क्रोकिल नीब इंग्लैंड के। अब यूज़ भी नहीं करते ज़्यादा? नहीं, और मैं जब तक था बीएचयू में तो वो सब करते थे कि दुकान वाले की साहब 2-4 दर्जन में मंगवाता था, बच्चों से काम करवाते थे। अभी तो कंप्यूटर नहीं, अभी बहुत सारे अच्छे पेन्स ऑलरेडी आ गए, लेकिन वो बात नहीं हो सकती है जो पेन एंड इंक का जो मैंने लास्ट करके छोड़ दिया है ड्राइंग। तो हम सोचते कितना भी दुनिया एडवांस हो जाएगा, कितना भी एडवांस पेन हो जाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, वो नहीं पहुँच पाएंगे। कोकिल, उस कोकिल के अंदर हेयर से भी ज़्यादा पतला लाइन चलता है, और वो जब इंक आप लेंगे और ऐसे हल्का सा भीगा हुआ कपड़ा में उसको ऐसे हल्का सा पोंछेंगे और जब चलाएंगे तो इसकी जो ये लाइन चलेगी, जो ऐसे शेड चलेगा, इसी इतने दूर के लाइन में ही बहुत सारे शेड्स मालूम हो जाएगा एक ही लाइन में। वो पेन में संभव नहीं है। तो लाल साहब भी थे उस समय? लाल साहब थे, बीबी लाल जी थे। अच्छा, अब शुरू हो गया मेरा, अब पता लगा पेन एंड इंक में स्केच भी करना है तुमको, डायरेक्ट गंगा किनारे इंक लेकर के जाना है। अभी तुम कुछ दिन पेंसिल वाला जो कर रहे हो, अगर पेंसिल से ले आए हो तो इसमें देखो शेड करो। वो जो रेहन पर रघु काशीनाथ जी को जिसमें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, जो फिगर है ना, वो फिगर हमारा है, गुरुजी ने सेट करना हमको बताया है। तो वो हमको इंक को बोले कि अब थोड़ा थोड़ा देखो इसको इसे सेट करो। 3 फिगर है ना, दाढ़ी वाला एक खड़ा है ऐसे है ना, देखा है। वो हम पेंसिल वाला स्ट्रोक भी उसमें दिखता है ना, वो हमारा है। तो उन्होंने हमको बोला कि देखो ऐसे होगा। और उधर चकोतरा बड़ा बड़ा था, तोड़ करके ज़मीन पर फैला देते थे, हाफ शीट में वाटर कलर करो, वाटर कलर हो जाएगा तो कहते थे अब इसको जो है पेन एंड इंक में बनाओ, दूसरा तोड़ के डाल और फल रख देते थे कि इसको जरा ड्राइंग करो, उसको पेन एंड इंक में करो। हम कहीं से आते थे, हम देखते थे कि सफ़ेद क्लॉथ के ऊपर मार्किंग के ऊपर ऐसे रखा, तो हम कहते थे गुरुजी कितना ही सुंदर लग रहा है। तो ये सुंदर लग रहा है तो बनाना भी पड़ेगा। तो वो लिली का फूल जो है एक टेबल पर रख कर, एक ज़मीन पर रख करके वो स्टार्ट करवाए।
इनके ज्योतिष भट्टाचार्य जी और गज्जर साहब, गज्जर साहब। इसके अलावा जिनसे इंस्पायर्ड हुए हों, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती रही हो? इंस्पायर्ड इन दो टीचरों से मैं बहुत अपने जीवन में सबसे अधिक इंस्पायर्ड हुआ। क्योंकि जहाँ तक उस समय मैं देख पाता उसके था, बाद जो है जैसे ही इन लोगों से इंस्पायर्ड हुआ मैं 20 साल के बाद हम जब मिले तो हमने सोचा जब मेरी भेंट 1977 में कानपुर IIT में हुआ, नेशनल पेंटर्स कैंप में, जब उनसे मैं मिला तो मिलने के बाद लगा कि मेरे गुरुओं की श्रृंखला की श्रेणी में गुरुजी आ गए। मतलब तीसरे व्यक्ति हाँ, जिनसे आप बहुत कुछ सीखे वो प्रोफेसर RS बिष्ट। 20 साहब आ गए। फिर गज्जर साहब के अंडर में काम करते करते MFA आते आते जयराम पटेल से मैं जुड़ गया। चौथे व्यक्ति आ गए जयराम पटेल आ गए। वो BHU में आने का मतलब वो मेरे साथ ही निकलना घूमना पसंद करते थे, या तो बलबीर सिंह कट साहब उनके साथ या लतिका जी, और नहीं तो विजय सिंह। मुझे याद आता है कि 1976 में जब मैं MFA में प्रवेश लिया, BFA कंप्लीट हुआ, तो डालमिया हॉस्टल में भी रतन परिमू साहब और ये जयराम पटेल सर, PN चुएल साहब, ये सब लोग आए थे। कोई UGC की कमेटी थी डिपार्टमेंट को विजिट करने के लिए। क्या बात। तो मुझे मालूम हुआ, तो बोले सर हमने कुछ काम किया है, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये गुरुजी जाने के पहले बोले हिंदुस्तान का जितना भी बड़ा लीडिंग आदमी आएगा इस शहर के अंदर में, इस कॉलेज के अंदर, उसको तुम काम जरूर दिखाना। और ये तीनों नामचीन कलाकार थे अपने समय तो हमने बोला कि सर हम काम दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो बोले डालमिया हॉस्टल। तो बोले हम लोग लंच में निकल रहे हैं, आप डालमिया हॉस्टल के बाहर रहना। रतन परिमू साहब, जयराम पटेल और PN चुएल सभी लोग अंदर आए और बाकायदे काम देखा। मेरा भी सब लगा हुआ था। उसके बाद जब भी वो बनारस आए उनको दिखाए। अच्छा, और फिर जब मेरा अगला शो होने के लिए 1980 में आया तो मैंने 20 साहब को चिट्ठी लिखा कि गुरुदेव मैं आपके कर कमलों से असित कुमार हल्दर गैलरी में शो करना चाहता हूँ। मेरी समझ में आता है कि कला जगत का जो एक व्यापक अनुभव आपका है इतने लंबे समय का, आपसे मुझे जो सीखने को मिलेगा मेरी उद्घाटन, मेरी प्रदर्शनी करने में, जो मेरी ड्राइंग कुछ ऑब्स्ट्रक्शन स्टेज में आ चुकी थी उस समय। पेड़ बनाते बनाते रियलिस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन में रात बनने लगा, दिन रात कैसे चित्रित होता है वो स्वरूप आने लगा। ये कितने बजे रात का स्वरूप होगा वो सब सदृश अडॉप्ट होने लगे। रात भर काम कर ले। विमेंस कॉलेज के चौराहे का पीपल का वृक्ष आ रहा है, हम कभी रात के 2 बजे आ रहे हैं, तो कभी डालमिया हॉस्टल के ऊपर तीसरी मंजिल ऊपर छत पर चढ़ करके रात कर देख रहे हैं यहाँ का ये विशाल आकार, एक ह्यूमन बॉडी लेकर आकार बन रहा है विशाल। मुझे ये लगा कि जो मुझे ज्ञान, जो चीज़ मुझे गज्जर साहब, गुरुजी, ज्योतिष भट्टाचार्य साहब, श्यामल दा, इन लोगों से मुझे मिला, उससे कम 20 साहब से नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कभी ये नहीं डिफरेंस किया कि ये गज्जर साहब का स्टूडेंट है, ये उनका स्टूडेंट है, ये लखनऊ, ये बनारस का है, हम लखनऊ का, ये फीलिंग उनके अंदर में कभी नहीं आया। आज भी हम उनके सोल से लेते हैं, सीखते हैं। जिस इलेक्शंस में जाते थे वो 1000 काम को फेंक देते थे, कहते थे कि इसमें जो डेंस है, इसमें जो शांति है, इसमें जो शांति है उतना तो शिवलिंग में भी शांति नहीं है। और उनके जाने के बाद अभाव लगा कि लखनऊ में फिर वैसी शख्सियत तो बहुत मुश्किल। इसके अलावा प्रदेश में कौन सी ऐसी शख्सियत रही होंगी आपके टाइम पर जिनसे आप प्रभावित हुए? नहीं, जयकिशन साहब भी हमारे काम को पसंद करते हैं, उन्होंने भी इनकरेज किया। शिखंडे जी भी बीच बीच में मिलते थे।
देश में और कौन से रेखांकनकार उस समय थे जिनको आप रिकॉग्नाइज करते हैं? देखिए, नसीम मेहंदी से तो मेरा भेंट नहीं हुआ, उनका भी काम मुझे पसंद था। जी जी जी। और लक्ष्मण गौड़ा साहब कभी सिलेक्शन वगैरह में सीनियर फेलोशिप जूनियर फेलोशिप में थे, उनको मेरा काम बहुत पसंद था। सनतकर साहब थे शांति निकेतन में, उनको मेरा काम बहुत पसंद था। अब बेंद्रे साहब को तो इतना पसंद था कि एक गोला था जिसमें प्रकाश ऊपर में सेंटर कर रहा है, देख के ही जयशंकर गुरुजी बैठे थे, ऐसे बोले आज महाशिवरात्रि का दिन था, का वहीं आज शिव शक्ति को दर्शन करके आ रहा हूँ, वो भाग्य। ब्लैक में आप पूरा रम गए थे? रम गए। अचानक ही कैसे रंगों में आ गए? ऐसा एक बार हमको जब एबीसी में जब गैलरी खुली थी तो मनु पारेख जी से भेंट हुआ था एबीसी गैलरी में। तो मेरे काम देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप ड्राइंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बनारस में रहते हैं, आपको बनारस कभी पेंट करने का मन नहीं होता है, दिल नहीं होता है। तो हम बोले भी जो कर रहे हैं उसी से पेट भरा रहा नहीं, आनंद नहीं हुआ। बिल्कुल, जब ब्लैक से मन भरेगा तब हम रंगों में भी आ जाएंगे और आगे। और एक दिन हम देख रहे हैं कि एकाएक छुट्टियों में 4:30 बजे ही स्कूटी घर से निकालते हैं, 23-24 साल हुआ होगा, और जा कर के गली में, अभी तो अंधेरा है, देर सूर्य उदय होने में आधा घंटा है, गौरी केदारेश्वर महादेव श्री विद्या मठ, जहाँ स्वरूपानंद सरस्वती जी का आश्रम शंकराचार्य, वहाँ ऊपर सीढ़ियों से जाके हम बैठ गए। और थोड़ा देर बाद देख के रह गया हल्का सा वर्मिलियन जो है रेडिश आने जा रहा है सूर्य का, और ऐसे अभी चारों तरफ अंधेरा जैसा है, पूरा पीछे उधर पेड़ है, इधर गंगा है। थोड़ा देर बाद देखते देखते लग रहा है कि एकदम वर्मिलियन उभर के गोला सा आ गया। और फिर उधर से देख रहे थे, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, हरिश्चंद्र में देख रहे हैं, ऊंचाई पर, सीढ़ियों पर, काफ़ी ऊंचाई पर, जी जी 60-70-80 फीट पर हम ऊंचाई पर हैं। तो हम देख रहे हैं कि अरे उधर मंदिर में भी वही रंग जो इधर सूरज का रंग, इधर भी वही रंग, और इधर देख रहे हैं स्नान करने वाले भी वही सब रंग पहन करके स्नान कर रहे हैं, सब तरफ लाल लाल। तो हम सोचे कि ऐसा अद्भुत चीज़ तो ये सूर्य का आविर्भाव हो रहा है, ऐसा दृश्य तो कहीं नहीं देखने को मिलता है। और थोड़ा दूर उधर दृष्टि डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि पीला वस्त्र और लाल वस्त्र, सब कफन सफ़ेद वस्त्र, और फिर वही गुलाब और गेंदे का फूल, वही सब रंग जो है वहाँ पर हटा गंगा में बाडी रख करके, बाहर रख करके अब जलाने की तैयारी हो रही है। कि इधर शहनाई की धुन बज रही है, सुबह सुबह गौरी केदारेश्वर घाट में लोग स्नान कर रहे हैं, लोग कपूर जला रहे हैं, और उधर देख रहे हैं कि मतलब उधर बाडी जल रही है। दशाश्वमेध में भी देखिए और वही मणिकर्णिका में देखिए। और जब हम पेंटिंग शुरू किए तो सबसे ज़्यादा हम परेशानी बढ़ी हमारे गुरु जी की दिल्ली में। तो दिल्ली कॉलेज हाफाट में जो है लड़का पढ़ता था, उसको बोले कि हम जो बोल रहे हैं तुम उसको हिंदी में चिट्ठी लिखो और विजय सिंह को पोस्ट करो। चिट्ठी है, तुमने बहुत तपस्या करके, बहुत कठिन परिश्रम करके तुमने कुछ परसीव किया है जो ड्राइंग में, वो दुर्लभ है जी। तुम पेंटिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। कहने का मतलब अपनी मूल पहचान तो तुम्हारी बन चुकी है, काम कर चुके हो, खड़ा हो चुके हो, और तू इधर जा रहे हो तो ये अभी कैसा। तो मैं उनको 5-10 फोटोग्राफ्स जयराम पटेल के पास भी भेजते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट, 5 या 10 फोटोग्राफ जो गुरुजी को भेजते थे विजयादशमी के दिन देखने के लिए कि चिट्ठी लिखेंगे कि क्या है। जयराम भाई को तो फ़ोन करते थे जी 15-20 दिन बाद, क्योंकि कैसा लग रहा है। और अब डॉक्टर रवि डी सिल्वा साहब के पास भेजते थे बम्बई, अपने काम को जानने के लिए, सीखने के लिए। कभी कभी 20 साहब के पास भेजते थे, उनका पत्र आता तो बड़ा खुश होते थे। गुरु जी को ये देख, अब पेंटिंग का ओरिजिनल चीज़ देखना और फोटोग्राफ देखना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। मेरी ओरिजिनल ड्राइंग देखना, उसका फोटोग्राफ देखने में थोड़ा सा अंतर रह गया। अब गुरु जी को नहीं रह गया तो गुरु जी ने सोचा कि उसको जाके एक बार देखना पड़ेगा। अवधेश जी, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जैसे गुरु और मेरे जैसे माता पिता बहुत कम लोगों को नसीब हुए जी। अगर ये लोग दुनिया में नहीं होते ना, तो हम जो अभी थोड़ा बहुत सीखे ना आर्ट का, सरफेस बनाना, वो भी नहीं जानते। मुझे कुछ नहीं आता है पेंटिंग बनाना। आपको आज भी मैं सोचता हूँ कि सीखते सीखते उम्र 70 हो गया, हम कभी चले जाएंगे, लेकिन तृप्ति नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते थे जब सेटिस्फाइड हो जाओगे तब फिर पेंटिंग क्यों करोगे।
जब सब कुछ प्राप्त हो गया तो क्यों करोगे। तो सर एक स्टेज तो आई कि आप ब्लैक एंड वाइट में रम गए, फिर एक स्टेज आई एकदम रंगों में खेलने लगे, एकदम कंट्रास्ट कलर्स। तीसरा स्टेज है कि आपने कैमरा ले लिया। कैमरा इसलिए लिए कि मुझे ये लगता था कि जो फोटोग्राफी लड़के हमको दिखाते थे अवधेश जी, ये तो फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ते समय मेरे पास कैमरा नहीं था। कैमरे में आने के पहले मुझे ये लगता था कि जो लड़के कॉलेज में घर से थोड़ा संपन्न थे या उनको इतनी फैसिलिटी थी कि 50,000 1 लाख का कैमरा खरीद लें हमारे टीचर होने के बाद जी, वो लोग मेरे ड्राइंग्स देखने के बाद, मेरा स्टिल लाइफ देखने के बाद, मेरा काम पेंटिंग देखने के बाद, वो अगर कॉलेज के अलावा फोटोग्राफी भी एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ, तो फोटोग्राफ कर रहे हैं, चाहे ताज मोहम्मद हो, चाहे रुपेश सहाय हो या रिंकू सिंह, ये सब हमारे स्टूडेंट हैं, सब छोड़ चुके हैं कॉलेज। तो ये लोग जो फोटोग्राफी करते थे वो हमको दिखाते थे क्लास में। अब दिखाते थे तो हम देखते थे, शादी का है, विवाह का है या गंगा का है, जो भी है। तो हम कर नहीं रहे हैं फोटोग्राफी, लेकिन हम कह रहे हैं ये अच्छा लग रहा है। एस्थेटिक सेंस तो है ना। हाँ, मैं वो तो मालूम ही हो जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आर्ट पीस तो निकल जाएगा। बिल्कुल। ये 2009 में हमको लगा एक कैमरा खरीद लेना चाहिए। अब जब कैमरा आ गया तो मेरे ये समझ में आया कि 3:30 बजे रात कभी कभी घर छोड़ देना चाहिए मुझे, बनारस का सूर्योदय देखने के लिए या लाइट करने के लिए, दशाश्वमेध में कैसे सूरज की रोशनी आती है। जो कलर आप अपनी आंखों से पकड़ रहे थे, जिन रंगों को, वो आप कैमरे से पकड़ना शुरू कर दिए। डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने कहा कि आपका फोटोग्राफी के ऊपर चारों पहर एक किताब निकलनी चाहिए। तो हमने कहा 10 बजे रात भी हम मणिकर्णिका में फोटोग्राफ कर रहे हैं अघोरियों का, और 10 बजे दिन में भी कर रहे हैं, दोपहर में भी कर रहे हैं गंगा के किनारे, और शाम को भी कर रहे हैं, रात भी कर रहे हैं, और सुबह 4:30 बजे जो है गए तो एक बार जो जिगुसु वहाँ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में हम लोग का स्टूडेंट वो कैमरा लेकर के। तो मेरी जो एनर्जी है जब जिस चीज़ में लगेगी उसमें लगेगी। आज अवधेश जी बता रहा हूँ, कम से कम 15-20 हज़ार फोटोग्राफ तो 250-300 हमारे पास सीडी पड़ी हुई है। गुरुजी ने हमको सारे स्केच हमको डोनेट कर दिया। चाइना बॉर्डर पर जो नेहरू जी के समय में जो वार हुआ था 62 में, वो सब इन्फेंट्री का भी स्केच हमको ओरिजिनल दे दिए। और जो BHU में प्रोफेसर थे बनारस का, छतरी और साधु जो बनाए हैं, वो सब ओरिजिनल मेरे कलेक्शन में है। और किस किस के कलेक्शन होंगे आपके पास? और कुलकर्णी साहब का है। कुलकर्णी साहब नहीं आपको इन्फ्लुएंस किए? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए कि 1976 में जो मेरा शो हुआ ना, वाइस चांसलर आए डॉक्टर KL श्रीमाली साहब उद्घाटन करने के लिए। वाइस चांसलर जब चले गए तो कुलकर्णी साहब, अगर ध्यान हमारे ड्राइंग पर गया तो खिड़की पर जो लगा है इसे, जी, तो बोले ये किसका काम है? तो हम भी ऐसे खड़े हैं इसी बाहर। बोले सर तुम्हारा नाम क्या है? बोले सर विजय सिंह। कितना काम किया है ऐसे? बोले सर 50-60 सीट हो चुका होगा, फुल हाफ सीट भी 25। बोलिए आगे तो एक काम करना, जितना ड्राइंग किया है तुम कहने नहीं जी, हमारे डीन चैम्बर में
टेबल पर रख देना, हम फुर्सत में कभी 2-4 दिन में देखे। देखने के बाद कुलकर्णी साहब हमको बुलवाए जी 5-6 दिन बाद, बोले तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा, तुम 2 ड्राइंग इसमें का कॉलेज को डोनेट कर सकते हो। क्या बात है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बोला कि सर कर दूंगा। अभी बनारस के कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है? देखिए, इसमें नो डाउट कि मदन लाल का एक अपना एक स्टैंडर्ड हुआ काम करने से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस बनारस में मदन लाल का एक पर्सनालिटी खड़ा होता है। ज्ञान सिंह का भी जुड़ा है स्कल्पचर फील्ड में, काफ़ी काम किया। इधर राम सिंह जी ने भी अच्छे काम किए, इसमें दो राय नहीं है। और मुझे तो संतोष जी का भी काम अच्छा लगता है, और इधर मुझे उत्तमा दीक्षित का काम भी मुझे बहुत अपील करता है। आपके टाइम पर राष्ट्रीय स्तर के और कौन कौन लोग थे जो यहाँ आते थे? बहुत बड़ी बड़ी हैसियत आते थे भाई। देखिए, हमारे समय में बेंद्रे साहब का आना, यहाँ रतन परिमू साहब का आना, चोयल साहब आए थे, चोहल साहब का आना, परमानंद चोयल जी, हाँ, जयराम पटेल का आना, केजी सुब्रमण्यम साहब का आना, बीस साहब का, केजी साहब को डिलीट दी गई थी, हाँ, तो मैं था। डिलीट दी गई थी। हमारे ज़माने में जेना साहब का, केबी जेना जी, बिल्कुल सिरेमिक का जाना माना नाम। जाना माना नाम था। कहें कि बनारस को यह लाभ मिला कि लोगों का आना जाना रहा, राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों का, हमेशा जिससे यहाँ लोगों को इन्फ्लुएंस मिलता रहा। बहुत मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। सर, अभी की कला शिक्षा से आप संतुष्ट हैं जो बनारस में कला शिक्षा दी जा रही है, और जिस तरह की खेप अब आ रही है विद्यार्थियों की? ऐसा है कि देखिए, शिक्षा तो एक साधन है भाई। नौकरी करना है तो आपको डिग्री करना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं अपने ज़माने से लेकर अब तक ज़माने में हम देख रहे हैं कि नहीं, अभी काफ़ी चेंज हुआ है जी। हम एडवांस स्टेज की ओर बढ़े हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैं पीएचडी नहीं हूँ, लेकिन मैं पीएचडी का स्वागत कर रहा हूँ, करना भी चाहिए। तब तो फिर एक ज़माने में डिप्लोमा था, डिग्री की क्या ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, चेंज, पोस्ट ग्रेजुएट चेंज हुआ, आना चाहिए। फिर अब पीएचडी हुआ, और अभी अच्छे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये आप सोशल मीडिया में देखिए तो ये नज़र आता है कि मेरे स्टूडेंट है, अनिल शर्मा है, पंकज वर्मा है कि नहीं, अर्जुन सिंह है, ये सब जो पुराने निकल करके काम आ रहा है, ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब फोटोग्राफी फील्ड में राजेश है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। चलिए, आज आपसे एक लंबी बातचीत हो गई, बहुत कुछ आपके बारे में लोगों को जानने को मिलेगा। आज जो कुछ बचा रह गया है वो जल्दी से आपके स्टूडियो में पूरा